अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है इब्राहिम ने, जयपुर इंडिया से। इब्राहिम कहते हैं, मैं और मेरे दो और दोस्त जिनका नाम है कबीर और निहाल, हम तीनों शौक से आपकी स्टोरी सुनते हैं और हम तीनों को आपकी कहानी सुनते हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ। हम तीनों के साथ भी एक ऐसी कहानी जुड़ी है जिसको हम ना चाहते हुए भी कभी मरते दम तक भुला नहीं सकते। तो आज ये कहानी आपके हवाले और आपके जो सुनाने का एक तरीका है उसमें हम कहानी में खो से जाते हैं। ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ हमें कहानी सुनते हुए, लेकिन यकीन मानिए एक ऐसा नशा सा हमारे ऊपर सवार हो गया है कि तीनों दोस्त जब तक कहानी नहीं सुनते, अब राब्ता आपस में बहुत कम रहता है। बड़े हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, ज़िंदगी की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी कोई बात हो तो हम फिर मिलते हैं, राब्ता करते हैं। लेकिन जब से कहानी आपकी सुनी तो तीनों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ शेयर की और इस पर हम डिस्कस ज़रूर करते होते हैं। इब्राहिम कहते हैं, हम एक कॉलेज में इकट्ठे हुए थे और वहीं पे हम तीन बेस्ट बडी बने थे, इब्राहिम, कबीर और निहाल। हम तीनों ही माशाल्लाह एक ऐसे घरानों से ताल्लुक़ रखते थे जिनके पास खुदा का दिया सब कुछ था। हम तीनों के बीच में कभी भी दीन धर्म आड़े नहीं आया था। हम दोस्तों को यह पता था कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं। और जब कॉलेज में हम तीनों मिले थे तो हमें से किसी ने एक दूसरे से नहीं पूछा था कि तुम्हारा मजहब कौन सा है। बस ये पता था कि ये हंसमुख, ये शरारतें करने वाला मेरा जिगरी यार बन गया। और हम तीनों ऐसे शुरू में ही बेहतरीन दोस्त बन गए। शायद उसकी वजह यह थी हमारी आदत एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती थी। पैसों की हमें कोई फिक्र नहीं होती थी। खाना पीना, पैसे, गाड़ी, सब कुछ हमारे पास बेइंतहा था। यूं कॉलेज की तालीम मुकम्मल करते हुए हमें खौफनाक मूवीज देखने का बहुत शौक था। ड्रानी मूवीज हम तीनों ही बहुत शौक से देखते थे और आपस में बैठ के डिस्कस करते थे। इंसान के दिल में जिस हद तक डर होना चाहिए शायद उतना ही हमारे दिल में डर था, उससे ज्यादा डर नहीं था। हमारे वालिदैन भी हम तीनों दोस्तों को बेहतरीन तरीके से जानते थे कि ये तीनों का एक दूसरे के घरों में आना जाना भी था। वहीं पे एक दिन पता लगा कि हमारा दोस्त जो कबीर है, ये उन्होंने जगह लिखी है, कुलधारा विलेज है नियर राजस्थान। कुलधारा विलेज नियर जैसलमेर के करीब है ये कुलधारा। और ये वो वहाँ का मशहूर, इंडिया का वो कहते हैं हॉन्टेड एक विलेज है। मशहूर है कि वो बहुत ज़्यादा राजस्थान के साथ ये बनता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे आत्माएं, भूत प्रेत और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। कुलधेर विलेज नियर जैसलमेर। तो हमें पता लगा जो हमारा दोस्त कबीर है उनकी उस विलेज के साथ प्रॉपर्टी है, वहाँ पे उनका घर है। अब हमें कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और जब कबीर ने एक दिन बातों बातों में बताया कि यार वहाँ पे हॉन्टेड ऐसे उसका जिक्र हो रहा था, तो उसने कहा हाँ यार वहाँ पे तो बचपन में मैं भी जाता रहा हूँ, किस्से कहानियाँ होंगी। उस वक्त तो खैर मैं छोटा था, उसके बाद गया ही नहीं, डैड भी कारोबार संभालते हैं और टाइम ही नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे तो हमारा घर भी है। तो हमें दोनों दोस्त चौंक पड़े और कहा कबीर कि यार तूने पहले नहीं बताया कि तुम्हारा वहां पे घर है। तो उसने कहा हाँ क्या करना है छोटे से जगह पे जाके, घर है भी सही तो वो इतना दूर भी है और करना क्या है वहां पे। तो इब्राहिम बोला यार इतनी शौक है मुझे इन चीजों को महसूस करने का। मूवीज की हद तक तो ठीक है, वो हम देखते रहते हैं, आपस में डिस्कस भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। क्या तेरा दिल नहीं करता या हम रियल में जाके देखें, महसूस करें वो कैसी जगह है, क्या लोगों का वहम है या हकीकत में ऐसी चीज़ें होती हैं तो कैसी नज़र आती हैं, क्या होता है। तो जब मैं इब्राहिम कहते हैं ये बातें कर रहा था तो मेरे साथ निहाल हाँ में हाँ मिला रहा था कि हाँ यार इब्राहिम की बात तो ठीक है कबीर, ये बड़ी ज़बरदस्त
आइडिया आया है कि चलते हैं उधर ही। कबीर बोला, हाँ मुझे तो कोई इतराज नहीं, जितना दिन रहना चाहो वहां पे तो मुलाजिम भी होंगे, खाना पीना रिहाइश सब कुछ वहां पे बेहतरीन है, हम जा सकते हैं। तो फिर हम प्रोग्राम बनाना शुरू हो गए कि यार जल्द ही उधर ही चलते हैं और कुछ दिन वहीं पे गुजारते हैं। अगर दिल मजबूत हुआ तो रात को भी वहां पे घूमेंगे, वरना दिन को तो हम जाके देख ही सकते हैं कि वो बिल्डिंग कैसी है, वो जगह कैसी है, क्यों हॉन्टेड मशहूर है, दिन को वहां पे क्या महसूस होता है। कबीर ने वाले साहब से बात की और उन्होंने कहा, जब तुम जाना चाहो तो मैं उधर एक फर्जी नाम यहाँ पे रख रहे हैं रामू काका, मैं रामू काका को कह दूंगा, वो तुम्हारे वहाँ पे खाने पीने रिहाइश का बंदोबस्त कर दोगे। लेकिन तुम लोग वहाँ पे क्या करने जा रहे हो? उन्होंने कहा, डैड वैसे हम घूमने फिरने जा रहे हैं। उसने कहा, हाँ ठीक है चले जाओ। और यूं हमने एक प्रोग्राम जो बनाया, कुछ दिन कॉलेज की छुट्टियों के ऐसे आ रहे थे कि डैड को कबीर ने बोल दिया कि जी आप रामू काका को कह दीजिएगा हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो डैड ने कहा, मैं मुलाजिम भी साथ भेज देता हूँ जो तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी ना हो और कोई साथ ले जाओ। उन्होंने कहा, नहीं हम नहीं चाहते, हमारे से कोई भी हो, हम तीनों दोस्त ही जाना चाहते हैं, हम फन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, रास्ते का क्या करोगे? उन्होंने कहा, कोई मसला नहीं, हम पूछते पूछते पहुंच जाएंगे। यूं तीनों दोस्तों ने तैयारी पकड़ी, अपना अपना सामान पैक किया, बैग बनाए और एक गाड़ी के अंदर रवाना हो गए। कबीर के वालिद ने बता दिया था कि वहां मैंने कह दिया है रामू काका होंगे, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये तीनों वहां रवाना हो गए। अब रास्ता कितना लंबा था, किस वक्त रवाना होना था, कबीर अपने वाले से ये भी नहीं आइडिया ले सका, बस रवाना हो गए। और पूछते 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 काफी लंबा था, उनको अंदाजा नहीं था, आखिरकार वो उस गांव में पहुंच ही गए। अब कबीर ने अपने घर को बचपन में तो देखा था, लेकिन उसके रास्ते उसको अभी याद नहीं थे। जब वो गांव पहुंचे तो उसने कहा, यार मैं जब छोटा था आता रहा हूं, बड़ा होके तो कभी दिल भी नहीं किया, लेकिन हम पहुंच जाएंगे, मुझे नक्शा कुछ कुछ घर का याद है, रास्ते किससे पूछते हैं। जब वो गांव के अंदर दाखिल हुए तो वो लोगों से रास्ता पूछने के लिए इधर उधर देखते तो उनको अंदाजा हुआ गांव के लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। अब क्या करें? लगता है यहां पे तो बंदा और कोई बंदे की जात नहीं है, तू कहता है ये गांव है, वो हॉन्टेड प्लेस तो आगे थी, ये तो कम से कम गांव था जहां पे उनका घर था, यहां पे तो बंदा ना बंदे की जात है। उसने कहा, यार गांव के लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, इसलिए हर जगह वीरान पड़ी हुई है, हर चीज बंद हुई हुई है। खैर परेशान ना हो, कोई बात नहीं, हम किसी का दरवाजा खटखटा देते हैं। वो एक छोटा सा कच्चा सा घर उनको नजर आया। अब वो ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां गांव के मुख्तलिफ घर जो थे वो पीछे छोड़ आए थे और अभी तक उनको आगे जाना था। तो एक कच्चा सा घर नजर आया जिस घर के बाहर ही एक चारपाई पे एक शख्स सो रहा था। उन्होंने उसके करीब जाके गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा, यह बंदा बाहर सो रहा है, इसको जगाना आसान होगा, इससे हम राय लेते हैं, मशवरा लेते हैं कि भाई हमने आगे जाना है। उन्होंने उसको जगाया तो एक बूढ़ा शख्स था जो चादर डाले लेटा हुआ था, और जैसे ही उन्होंने उसको जगाया तो वो उठ के बैठ गया। पहले उसने उन तीनों को देखा, फिर पीछे खड़ी गाड़ी को देखा जिसकी रोशनियां जल रही थीं, और वो समझ गया कोई मेहमान है। वो उससे बोले, माजरत खां है कि आपको रात को हमने जगाया, पूरा गांव सो रहा है, हमें इस गांव के फलां घर में जाना है और हम लेट पहुंचे हैं, इसलिए अब हमें रास्ता बताने वाला कोई नहीं, मजबूरन आपको जगाना पड़ा। तो वो शख्स बात को समझ गया और उसने नाम लिया जो कबीर के वालिद का नाम था कि उनके घर जाना है। उसने कहा, जी बिल्कुल उन्हीं के घर जाना है और मैं उनका बेटा हूं। तो वो अपनी आंखों के ऊपर लगी उस पुरानी सी ऐनक को पहनते हुए, आंखें ठीक करते हुए गौर से ऐसे देखना शुरू हो गया और बोला, क्या नाम बताया तुमने? उसने कहा, कबीर। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम बहुत छोटे थे और यहां आते थे, मैं पहचान गया हूं तुम्हें। उसने कहा, यह रास्ता जो जा रहा है इसी तरह सीधे जाओ, और उसको वो गाइड करना शुरू हो गया बुजुर्ग। उसने उनको पूरा गाइड कर दिया। वो गाड़ी चलाते हुए सीधे वहां पहुंच गए और सामने जो घर था उसको कबीर ने पहचान लिया कि हां यही घर है, इतना मुझे याद है। कबीर नीचे उतरा, जाके दरवाजा खटखटाया और थोड़ी देर के बाद जो शख्स बाहर निकला वो कोई और नहीं, रामू काका था।
वो सोया हुआ था, गहरी नींद से जाग के आया था। उसने जैसे ही देखा, पहचान लिया, कहा मालिक मैं तो समझा आज शायद नहीं आ रहे आप, लेट हो गया, इसलिए मैं सोने चला गया, आइए आइए। उन तीनों ने अपना अपना सामान उठाया, उस रामू काका ने भी उसकी मदद की और अंदर आ गए। अब उनके खाने का रामू काका पहले ही बंदोबस्त कर चुका था। वो जैसे ही बैठे, मुंह हाथ धोए, फ्रेश हुए और उसके बाद खाना लगा दिया गया। उन तीनों ने बैठ के खाना खाया और रामू काका से कहा ऑलरेडी रात बहुत होगी, आप सो जाइए। उसने कहा नहीं, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा नहीं, हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम बिल्कुल ईजी हैं, हम सोना चाहेंगे खाने के बाद, आप चले जाइए। रामू काका बहुत इसरार करते रहे कि मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं रुकता हूं, मैं पास हूं। उन्होंने कहा नहीं, आप सोइए। तो रामू काका उनके कहने पे सोने के लिए चले गए। अब वो तीनों आराम से बैठ के खाना खाते रहे, पानी सारा कुछ एहतमाम कर दिया गया था। और जब वो खाना खा चुके तो उसके बाद उन्होंने अब घर का जायज़ा लिया कि यार हम पहुंच गए हैं, भूख बहुत लगी हुई थी, लेट थे, खाना भी खा लिया, अब ज़रा जायज़ा लें। तो जिस घर के अंदर बैठे हुए थे वाकई वो उस जगह का एक बेहतरीन घर कहलाता था, क्योंकि बाकी रास्ते में जितने भी घर नज़र आए थे वो कच्चे और इस तरह के घर थे जहाँ पे गरीब लोग आबाद थे। इस घर को देख के अंदर से भी लगता था कि ये किसी अमीर फैमिली का एक इस गाँव के अंदर बेहतरीन घर बनाया गया है। रामू काका ने उनके बैग कमरों में ही रखवा दिए थे और उनको हर चीज़ का पता लग गया था। और वैसे भी कबीर बचपन में तो आता रहता था, उसको रास्ते याद नहीं थे, घर को तो वो याद कर गया था, पहचान गया था। तो रामू काका सोने चले गए और वो खाना खाने के बाद वहीं पे गपशप करने के लिए बैठ गए कि यार क्या मज़ा आ गया, लंबा सफ़र, थक गए। असूलन तो उनको सो जाना चाहिए था, लेकिन एक नई जगह थी, एक्साइटमेंट थी, नौजवान थे, तो वो बैठे बातें करना शुरू हो गए। कॉलेज के दिनों में छुप छुप के वो सिगरेट भी पीते थे, तो वहीं पे उन्होंने सिगरेट निकाले और सिगरेट सुलझाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद कबीर बोला मेरी इस घर के अंदर बहुत यादें वाबस्ता हैं, मुझे आज भी इस घर का चप्पा चप्पा अच्छी तरीके याद तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें इस घर की याद हैं। जब मैं छोटा था यहाँ पे बहुत बातें थीं जो मैं आज भी याद कर सकता हूँ। लेकिन यार मैं हैरान हूं जितना दूर हम आ गए हैं, निहाल बोला, और जिस तरह छोटा सा ये गांव है और रात की जिस तरह खामोशी थी और रात की इतनी जल्दी ही ये लोग सो जाते हैं, ना बंदा ना बंदे की जात, ना बिल्ली ना कुत्ता ना जानवर, कुछ भी नहीं था। दूर कहीं जानवरों के रोने की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। भाई ये तो यहाँ ही डर लग गया। शहर की तो रौनक ही और है, गाड़ियों का शोर, लाइटें जल रही होती हैं, कोई आ रहा है जा रहा है। यहाँ तो रात को मुझे लगता है 7-8 बजे ही लोग सो जाते हैं। तो भाई जिस जगह पे हम आए हैं देखने, इन्वेस्टिगेशन करने एक तरह से, वहाँ तो मुझे लग रहा है अभी से रात को जाना तो हमारे बस की बात नहीं। हाँ ये हो सकता है शाम तक हम वहाँ पे रहें, जैसे ही शाम होने लगे फौरी तौर पे वहाँ पे वापस आ जाए। तो वहीं पे बैठा हुआ इब्राहिम बोला यार इसमें डरने वाली क्या बात है, हम रात को भी जाएंगे। कई वाकयात ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं डरते। हम तीनों मूवीज देखते हुए कभी नहीं डरे, हम आए भी यहीं हैं, एडवेंचर है हमारे लिए, इस एडवेंचर को तो महसूस करने के लिए आए हैं, तो डरना किस चीज बात का। तो कबीर बोला यार इब्राहिम तुझे वाकई डर नहीं लगता। उसने कहा यार डर हर इंसान के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, लेकिन एक डर की लिमिट होती है, उससे ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए। ऊपर है ना, वो आपकी रक्षा करता है, वही आपकी रखवाली करता है, वही आपका हिसार करता है, वही आपकी देखभाल करता है। मेरा उस पर बिलीव है अल्लाह पे। तो कबीर और निहाल बोले हाँ यार हमारा भी विश्वास पे भगवान पे, डरना नहीं चाहिए। और इब्राहिम एक सोच में चला गया। तो वो दोनों बोले क्या सोच रहे हो। उसने कहा मुझे एक वाकया याद आ गया बड़ा ज़बरदस्त। हमारी जहां हम पहले वाली सोसाइटी में रहते थे वहां बड़ा मशहूर ये वाकया है। अब तो हम एक नई सोसाइटी में आ गए, पापा ने अपना बिजनेस वगैरह चेंज किया और हम एक और सोसाइटी में शिफ्ट हो गए। वो भी हमारा बहुत बड़ा घर था, लेकिन वहां का एक बड़ा अजीब सा वाकया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, या सोना चाहोगे। उन्होंने कहा यार रोज ही सोते हैं, अभी यहाँ फन करने के लिए आए हैं, सोने के लिए थोड़े हैं, सुना यार। सिगरेट का दौर चल रहा था, फिर से एक सिगरेट उनने सुलगा लिया और इब्राहिम ने बताना शुरू किया हमारी उस गली के अंदर एक लड़का आया जिसको
किराए के लिए घर चाहिए था। बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखता था जिन्होंने उसको हॉस्टल की बजाय अपना घर लेकर रहने के लिए कहा था। तालीम वगैरह मुकम्मल करने के बाद उसको अच्छी जॉब मिल गई थी। उसके वालिदैन कहीं पीछे किसी गांव में रहते थे और वो उसी गली में अपना मकान को ढूंढने के लिए आया। तालीम उसकी अच्छी थी और उसकी जॉब भी बहुत अच्छी हो गई थी। मोटर बाइक उसने रखा हुआ था और वहीं पे एक घर उसको बहुत अच्छी कीमत पर मिल गया। ये एक 2 कमरों का घर था, बहुत बड़ा तो नहीं था। सोसाइटी थी इस तरह की कि यहाँ पे छोटे बड़े घर थे, लेकिन कुछ खास बहुत महंगी सोसाइटी नहीं थी, ठीक थी। इसमें बड़े बड़े घर भी थे, छोटे छोटे भी थे। अब जहाँ इब्राहिम लोग रह रहे थे वो बड़ी बहुत महंगी सोसाइटी थी, अमीरों की सोसाइटी थी, पहली वाली सोसाइटी। अमीर गरीब दोनों मिक्स थे। तो उसने कहा एक घर जो उसने लिया वो 2 कमरों पर मुश्तमिल घर था, उसको अच्छे रेंट पे मिल गया और वो अकेला उस पर रहना शुरू हो गया। ये एक सर्दियों की रात थी कि वो अपने ऑफिस से लेट फारिग हुआ। काम करते करते उसको टाइम का पता ही नहीं लगा कि 12 बज गए। 12 बजे उसने अपनी मोटर बाइक स्टार्ट की, अपने आप को अच्छी तरीके जैकेट शैकेट पहन के मुंह लपेट के अच्छे अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए वो रवाना हुआ। लेकिन कपकपा रहा था, उसको ठंड फिर भी लग रही थी। आज कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। उसका ऑफिस काफ़ी दूर बना हुआ था और रास्ते में थोड़ा सा वीराना आता था, उसके बाद फिर से आबादी, फिर से वीराना, फिर आबादी आ जाती थी। वो जैसे ही ऑफिस से निकला और वीराना शुरू हुआ तो वहीं पे रोड के बिल्कुल दरमियान में एक लड़की ने उसको रुकने का इशारा किया। वो एकदम से परेशान हो गया क्योंकि लड़की इस अंदाज में सामने आ गई थी कि उसको ब्रेक लगानी पड़ी और उससे बोला कि पागल हो। उसकी स्पीड वैसे भी कम थी, सर्दियां थी, कि नीचे आ जाती। उसने कहा नहीं, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं क्या करूं, रात का ये टाइम है, सर्दी बढ़ती जा रही है और इसमें कोई गुजर भी नहीं रहा। उसने कहा हाँ बताओ क्यों रोका है तुमने उसने मुझे। तो वो लड़की बोली मेरा आज इस शहर में दूसरा दिन है, मैं जॉब्स के लिए यहाँ पे आई हूँ, अभी तक कहीं पे मेरे रहने का बंदोबस्त नहीं हुआ और आज भी सारा दिन जॉब ढूंढती रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ। एक दोस्त थी जिसके पास रहने के लिए आई थी, कल उसके पास रही हूँ, उसने कल मुझे कह दिया था कि अपना बंदोबस्त करो, मेरे पास जगह नहीं है। वो भी किसी के साथ रहती है, वाकई उसके पास जगह नहीं है। तो अब मैं परेशान हूँ कि यहाँ पे खड़ी हूँ कि फ़िलहाल कहाँ जाऊँ, ये तो बाद में सोचूंगी, अभी दोस्त की तरफ जाऊँ भी तो कैसे जाऊँ, डर रही हूँ, इस वक्त तो सवारी भी नहीं मिलेगी। तो लड़का अच्छा था, दिल का अच्छा था, परेशान हो गया, कह रहा रात का ये पहर है और यहाँ वीराना है, तो यहाँ कहाँ पे थी। उसने इशारा किया वो जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे मैं जॉब्स के लिए आज फिरती रही हूँ और वहाँ पे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है, इंटरव्यूज़ हो रहे थे और मैं लेट फारिग हुई हूँ। तो उसको याद आया हाँ उनके साथ वाली बिल्डिंग में इंटरव्यूज़ चल रहे थे। उसने कहा मैं समझ गया हूँ, अब मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। उसने कहा फ़िलहाल तो मुझे कोई लिफ्ट ही दे दो, कहीं ऐसी जगह पे छोड़ दो जहाँ पे मैं रात गुजार सकूँ। उसके जिस्म कांप रहा था, उसको शदीद ठंड लग रही थी। वो बोला पीछे बैठो। वो पीछे बैठ गई और यूं उसने बाइक चला दी। जैसे ही बाइक चली तो वो बोला अब तुम कहां जाओगी। उसकी आवाज में एक रोने जैसी आवाज थी, जैसे वो अभी रो पड़ी थी, और बोला कुछ पता नहीं कहां जाऊंगी, किस्मत कहां लेके जाती है, बस सवारी मिल गई है, चलो इस वीराने से तो जान छूटी, जहां सोने को अब लगता यही है किसी सड़क पे, किसी पता नहीं कहां सोऊंगी। और रोना शुरू हो गई। तो वो बोला रो मत, परेशान मत हो, ये इतना आसान भी नहीं है कि सर्दी में मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ, मेरे खुद समझ नहीं आ रहा, मैं और तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जिस घर में रहता हूँ आज रात को अगर तुम रुकना चाहो तो वहाँ पे रुक सकती हो, मेरे साथ 2 कमरे हैं, एक कमरे में तुम रह सकती हो, लेकिन ये याद रखना मैं अकेला रहता हूँ, तुम्हें अगर एतराज़ ना हो। तो वो बोली नहीं, मुझे अगर सोने के लिए एक ठिकाना मिल जाएगा तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी। मैं तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहूँगी कि प्लीज़ आज रात को ही छत दे दो, कल मैं चली जाऊंगी, फिर से ढूंढूंगी अपने लिए नौकरी और कोई बंदोबस्त करूंगी। यूं वो उसको लेके अपने घर पहुंचा। वो एक ऐसी सोसाइटी थी जहां पे कोई किसी से नहीं पूछता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अमीर गरीब सारे रहते थे। वो अंदर दाखिल हुआ, उसने अंदर दाखिल उसको देखा कि उसका वजूद कांप रहा है, उसके जिस्म पे जो कपड़े थे वो भी कुछ इतने खास महंगे वाले नहीं थे। और तब उसने उसको गौर से देखा, वो वाकई एक खूबसूरत सी लड़की थी। अभी तक उसका चेहरा उसने इसलिए ध्यान नहीं दिया था, जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी वहाँ पे
वो उसकी सिर्फ मदद की गर्ज से रुका था। घर पहुंच के अंदाज़ा हुआ कि उस लड़की ने अपना सर ढांपा हुआ था दुपट्टे से, जिस तरह अपने आप को कवर किया हुआ था। तो उसने घर पहुंच के अपने दुपट्टा हटाया और बाल पीछे हुए और मुंह से चादर हटाई, क्योंकि अब अंदर गरमाइश थी। तो उसने देखा वो बहुत ही हसीन और जमील लड़की थी और वाकई उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। वो नौकरी की तलाश करते करते काफ़ी थक गई थी, लेकिन उसने कोई मेकअप नहीं कर रखा था। कुदरती उसके चेहरे पे मेकअप था, ऐसा मेकअप जो गांव की लड़कियों को खुदा करके भेजता है। वो बहुत ही हसीन और जमील लड़की थी। वो उससे बोला, रुको मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूं। उसको भी शायद चाय की तलब थी, वो कांप रही थी। वो जल्दी से गया, 2 कप चाय बना के लाया और जब उसको चाय पकड़ा रहा था तब उसका हाथ उसकी उंगलियों से ऐसे टच हो गया और उसने देखा उसके हाथ ठंडे यख हो रहे थे। वो शायद कपकपा रही थी और वो उसके हाथ से जब चाय ले रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उससे पूछा, तुमने खाना खाया है? वो चुप रही। वो समझ गया कि वो खाना भी नहीं खाए हुए। वो जल्दी से अंदर गया और जो कुछ भी उसको मिला वो गर्म करके उसने उसके सामने रख दिया और वो यूं टूट पड़ी जैसे काफ़ी भूखी थी। खाना खाया, चाय पी और उसके बाद शुक्रिया वाली निगाह से उसने पहली दफ़ा आंखें उठाई और उस लड़के की आंखों में आंखें डाल के बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लड़का उससे बोला, ठीक है, तुम साथ वाले कमरे में सो जाओ और ये मैं इस कमरे में सो रहा हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना। वो उसका शुक्रिया अदा करती हुई गई और साथ वाले कमरे में जाकर लेट गई।